आवाज। अच्छा, कल की क्लास के अंदर लास्ट के अंदर हमने ज्ञात किया था, और वो ज्ञात किया था हमने प्रथम लंदन समीकरण, जो डी जे एस वेक्टर बटा डी टी बराबर कुछ इस तरीके से था, ई स्क्वायर एन एस ई वेक्टर बटा। अब सुनो, यदि ई वेक्टर बराबर 0, यहां से डी जे एस वेक्टर बटा डी टी बराबर कितना होगा? 0। फिर जे एस वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा? नियत। ठीक है, जे एस वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा? नियत आ जाएगा। इस अवस्था में विद्युत क्षेत्र शून्य होने पर धारा घनत्व क्या हो जाता है? नियत हो। इस अवस्था में विद्युत क्षेत्र शून्य होने पर धारा घनत्व नियत हो। धारा घनत्व नियत हो। चलो उतार लो इसे ना, ये जहां तक हो गया था उसके नीचे ए लाइन और लिख लेना। यदि ई वेक्टर बराबर 0 हो तो फिर हमारे पास में धारा घनत्व क्या मिलता है? नियत मिलता है। अच्छा, ये समीकरण नंबर कौन सा था? एक ये भी बता देना, समीकरण नंबर इसको बता देना कौन सा देना था। 5 था भैया ना, वो समीकरण नंबर कौन सा था? आओ देखो, 4 था क्या? 4 था भाई, 4 था। अब लगाना है द्वितीय लंदन समीकरण। द्वितीय लंदन ये कैसे ज्ञात किया जाता है? चेक, समीकरण 4 का कर्ल लेने पर, 4 का कर्ल लेने, चेक करो। अब तो समीकरण 4 का कर्ल लेंगे तो डेल क्रॉस डी जे एस वेक्टर बटा डी टी और बराबर ई स्क्वायर एन एस बटा एम डेल क्रॉस ई लिख सकते। ठीक है, देखो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, चेक करना तरीके से। ये तो अवकलन टी के सापेक्ष है, और ये डेल संकारक में एक्स वाई जेड स्थिति होती है, आपस में निर्भर नहीं करते, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल क्रॉस ई स्क्वायर एन एस बटा एम डेल क्रॉस। ऐसा सुनो, मैक्सवेल समीकरण का उपयोग करें। मैक्सवेल समीकरण होता तो डेल क्रॉस ई बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र का समय के साथ परिवर्तन का ऋणात्मक मान। होता तो माइनस का डेल बी वेक्टर बटा डेल टी है, पर यहाँ डी अपॉन डी टी है, तो फिर यहाँ पे भी डी अपॉन डी टी लो। अगर यहाँ डेल अपॉन डेल टी होता तो फिर यहाँ डेल अपॉन डेल टी चल जाता। ठीक है, आओ देखो, इसको देते हैं समीकरण नंबर 5, इसको देते हैं 6। समीकरण 5 व 6 से तो ये आ जाएगा डी अपॉन डी टी डेल क्रॉस जे एस वेक्टर बराबर, ये यहाँ पे माइनस
ई स्क्वायर एन एस अपॉन एम डी बी वेक्टर बटा डी। ये ई एन एस एम कॉन्स्टेंट है, इसको इसके अंदर लिया माइनस डी अपॉन डी टी, ये लिखा जाएगा ई स्क्वायर एन एस अपॉन एम और इधर आ गया डी। अब दोनों तरफ तुलना कर लो, तो यहां से डेल क्रॉस जे एस बराबर हो गया माइनस का ई स्क्वायर एन एस बी वेक्टर बटा एम। इसे कहते हैं द्वितीय लंदन समीकरण। द्वितीय लंदन बता लो। कौन सा गुस्सा, पागल हो गए। पागल हो गए, पागल हो गई क्या बोल रही? लिख लिया क्या? लिखो तुम तो। अब ये तो लंदन समीकरण हो गया। अब इसके अंदर की हेडिंग लगानी है वेदन गहराई। वेदन गहराई। वेदन गहराई का मतलब क्या होता है समझ? वेदन गहराई का मतलब होता है कि जब भी हम अतिचालक पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें से बल रेखाएं प्रवेश करती है। तो अतिचालक पदार्थ में से चुंबकीय क्षेत्र में जब बल रेखाएं प्रवेश करती है तो वो बल रेखाएं अतिचालक पदार्थ में जितनी दूरी तय करती है उसी को क्या कहते हैं? वेदन गहराई कहते हैं। चले, लिखना जब वेदन गहराई, हेडिंग लगाओ, लिखना जब जब अतिचालक पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब अतिचालक पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो बल रेखाएं उसमें से गति करती है। पदार्थ में बल रेखाएं जितनी दूरी तय करती है, पदार्थ में बल रेखाएं जितनी दूरी तय करती है, पदार्थ में बल रेखाएं जितनी दूरी तय करती है उसे वेदन गहराई कहते हैं। उसे वेदन गहराई कहते हैं। आओ देखो ये कैसे ज्ञात की जाती है। मैक्सवेल के चतुर्थ समीकरण का उपयोग कर, मैक्सवेल के चतुर्थ, याद होना चाहिए ये, डेल क्रॉस बी बराबर होता है म्यू नॉट जे वेक्टर प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई वेक्टर बटा डेल पी। अगर जे वेक्टर की बात करोगे तो धारा घनत्व तो 2 वजह से होगा, जे एन के कारण, जे एस के। तो डेल क्रॉस बी बराबर ये फॉर्मूला हो जाता है जे एन वेक्टर प्लस जे एस वेक्टर, फिर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई वेक्टर बटा डेल टी। अब सुनो, यदि टी लेस देन टी सी है तो आपको पता है ई वेक्टर बराबर 0। इस अवस्था में
जे एन वेक्टर भी 0 होता है। इस अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अतिचालन इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा घनत्व 0 होता है। अतः डेल क्रॉस बी, यहां जे एन 0 कर दोगे तो म्यू नॉट जे एस वेक्टर आए, ये ई 0 हो जाएगा तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 दे देता हूं। अब एक काम करते हैं, समीकरण 1 का कर्ल ले लेते हैं। 1 का कर्ल ले लें, डेल क्रॉस ये आएगा म्यू नॉट डेल क्रॉस जे एस। समीकरण नंबर देते हैं, है ना। अब ए क्रॉस बी, इसको कैसे ओपन करेंगे? एक माइनस कैप से। बी पहले तो मतलब ऐसे लिख सकते हैं डेल, फिर डेल डॉट बी, फिर माइनस कैप सी ए बी, यानी डेल डॉट डेल डेल स्क्वायर हो जाएगा बी बैक। इसको ऐसे ओपन करते हैं बैक माइनस कैप, ठीक है, खूब यूज कर रखा है, ईएमटी में ज्यादा करते हैं ऐसे। अच्छा देखो, जो चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस होता है वो सदैव 0 होता है। चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस सदैव 0 होता है, सदैव सुनिए। क्यों क्यों होता है? क्योंकि एन पोल से जितनी बल रेखाएं निकलती है उतनी ही बल रेखाएं एस पोल के अंदर प्रवेश कर जाती है, सदैव शून्य होता है। तो डेल डॉट बी बराबर क्या आ गया? 0। अतः यहां से आ गया डेल क्रॉस बी बराबर कितना? माइनस का डेल स्क्वायर बी में। समीकरण नंबर देंगे 3। समीकरण 2 व 3 से, 2 और 3 से दोनों को इक्वल कर दो तो माइनस का डेल स्क्वायर बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट डेल क्रॉस जे एस। समीकरण नंबर 4। द्वितीय लंदन समीकरण से जो दूसरा लंदन समीकरण था उसका यूज करते हैं। अभी हमने ज्ञात किया है इसके लिए रिजल्ट, रिजल्ट कुछ ऐसा था, डेल क्रॉस जे एस वेक्टर बराबर माइनस ई स्क्वायर एन एस बी वेक्टर अपॉन एम, माइनस ई स्क्वायर एन एस बी वेक्टर अपॉन एम। चलो अब एक काम करते हैं, 4 और 5 को बराबर कर देते हैं। समीकरण 4 व 5 दोनों को बराबर करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का डेल स्क्वायर बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट ई स्क्वायर एन एस बी वेक्टर अपॉन, माइनस से माइनस कट जाए, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बी वेक्टर अपॉन एम ये पूरा रिजल्ट इसके नीचे लिया, म्यू नॉट ई स्क्वायर, इसे ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जाता है लैम्डा, जहां लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, ये लैम्डा स्क्वायर के बराबर है तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा? रूट के अंदर एम म्यू नॉट ई स्क्वायर। इसे बोलते हैं वेदन, क्योंकि इसकी विमा मीटर होती है, इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी भी विमा मीटर ही आती है, इसलिए इसे वो कहते हैं। बता दिया ना, न्यूक्लियर का मंडे से स्टार्ट करेंगे। एक कल इस बैच की छुट्टी रह सकती है, नोट कन्फर्म, कल रह सकती है। कल मुझे जयपुर जाना है, अगर मैं गया तो इस बैच की छुट्टी होगी और नहीं गया तो क्लास होगी, ठीक है, पहले ही बोल देता हूँ। अगर क्लास नहीं आई समझ लेना मैं गया, आ गई तो समझ लेना
कुछ लोग भड़कने वाले हैं। मैं तो डाल दूंगा रिकॉर्ड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास 2 घंटे की है, वो ध्यान रखना। 2 घंटे से ऊपर की, 2 घंटे 5 मिनट की। अब कई मना करने वाले हैं, मना कर देंगे फटाफट। मना करने वाले हैं नहीं, 2 घंटे की तो नहीं देंगे। तो लिख लिया जी। अब हेडिंग लगाइएगा आप लोग, अति चालकता का बीसीएस सिद्धांत। अति चालकता का बीसीएस सिद्धांत। बीएससी सिद्धांत नहीं है ना, बीसीएस सिद्धांत। ऐसे इसे बीएससी सिद्धांत भी कह सकते हैं, क्योंकि ये तो वैज्ञानिकों के नाम है। चलो आओ ना, हाँ चलो आओ ना, आइएगा। बी का मतलब होता है यहाँ पे बारदीन। टी का मतलब होता है कूपर। एस का मतलब होता है स्ट्राइपर। बी का मतलब बारदीन होता है, सी का मतलब कूपर होता है, एस का मतलब स्ट्राइपर होता है। वो तो मैं जाऊंगा जयपुर तो करूंगा, नहीं तो मैं लाइव ही पढ़ूंगा, ठीक है। आइएगा। तो इन्होंने अति चालकता का बीसीएस क्वांटम सिद्धांत दिया था, जिसे अति चालकता का बीसीएस सिद्धांत कहते हैं। देखो ये जो नाम है ना, ये जो नाम है वो तीनों वैज्ञानिकों के नाम हैं, बारदीन, कूपर और स्ट्राइपर। इन्होंने 1857 के अंदर अति चालकता के गुणों की व्याख्या करने के लिए अति चालकता का क्वांटम सिद्धांत दिया था, जिसे कहते हैं अति चालकता का बीसीएस सिद्धांत। ये तीन चीजों पर, सॉरी, मुख्यतः तीन बातों पर आधारित होता है ये सिद्धांत। कौन कौन सा? एक होता है इलेक्ट्रॉन जालक, इलेक्ट्रॉन अन्योन क्रिया। दूसरा होता है कूपर युग्म। तीसरा होता है संबद्धता लंबाई। ये इंपॉर्टेंट है ना, एक ध्यान। ये तीन चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे अपन, इसके बीसीएस सिद्धांत के अंदर। इलेक्ट्रॉन जालक, इलेक्ट्रॉन अन्योन क्रिया, कूपर युग्म और संबद्धता लंबाई। अब ये सारा मैं एक साथ समझा रहा हूं, पहले ना, पहले समझ लो 5-10 मिनट के अंदर, फिर लिखवाने का काम है बहुत ज्यादा ना, ठीक है। देखो थ्योरेटिकल है पूरा। एक इलेक्ट्रॉन है, वो गति करता हुआ किसी जालक के संपर्क में आता है। सुनते चलना। एक इलेक्ट्रॉन है, वो गति करता हुआ क्या करता है, किसी जालक के संपर्क में आता है, और जालक के संपर्क में आकर जालक आयन से टक्कर करता है। अब जब इलेक्ट्रॉन जालक आयन से टक्कर करेगा, तो इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा स्थानांतरित कर देगा और किसको दे देगा? जालक आयन को दे देगा। अच्छा, इससे दो काम होंगे। एक तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम हो जाएगी, दूसरा जिस जालक आयन को एनर्जी मिली है वो क्या करेगा? कंपन करेगा, और कंपन करते हुए वो जालक की संरचना को क्या कर देगा? विकृत कर देगा। इलेक्ट्रॉन आया, जालक से टक्कर करेगा, मतलब जालक, जब इलेक्ट्रॉन गति करता हुआ जालक के जालन आयन से टक्कर करेगा तो अपनी ऊर्जा उसको दे देगा, जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम हो जाएगी। जालक आयन जो है वो कंपन करते हुए जालक को क्या कर देगा? विकृत कर देगा। अब वो जो विकृत जालक है वो क्या करता है? किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के संपर्क में आता है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को भी क्या कर देता है? वो कम कर देता है। कैसे?
वो इलेक्ट्रॉन उस जालक आयन से टक्कर करके अपनी एनर्जी लॉस्ट कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार हुआ क्या, एक इलेक्ट्रॉन जालक से अन्योन क्रिया करके खुद की एनर्जी कम कर लेता है और वो जालक विकृत हो जाता है, और वो विकृत जालक जब किसी अन्य इलेक्ट्रॉन के संपर्क में आता है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को भी क्या कर देता है, कम कर देता है। इस प्रकार की जो अन्योन क्रिया होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन जालक इलेक्ट्रॉन अन्योन क्रिया। अब इस दौरान इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में क्या हुई है, कमी हुई है। कि जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी होती है ये किस बात को रिप्रेजेंट करती है, ये इस बात को रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण अन्योन क्रिया हुई है। कैसी अन्योन क्रिया हुई है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण अन्योन क्रिया हुई है। अब बात करते हैं, इसे तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन जालक इलेक्ट्रॉन अन्योन क्रिया। अब समझना आगे, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका संवेग है k वेक्टर। ये इलेक्ट्रॉन जिसका संवेग k वेक्टर है ये क्या करता है, एक फोनॉन उत्सर्जित करता है, और जो फोनॉन ये उत्सर्जित करता है उसका संवेग है q वेक्टर। यानी q वेक्टर संवेग का फोनॉन उत्सर्जित करता है ये इलेक्ट्रॉन, और फिर ये प्रकीर्णित हो जाता है किस संवेग से, k वेक्टर माइनस q वेक्टर संवेग से प्रकीर्णित हो जाता है। अब कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जिसका संवेग है कितना, k डैश वेक्टर, ये इस फोनॉन को अवशोषित करके प्रकीर्णित हो जाता है किस संवेग से, k डैश वेक्टर प्लस q वेक्टर संवेग से प्रकीर्णित हो जाता है। तो ये दो प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन है। यहां इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है, फोनॉन का विनिमय किया है। इसका विनिमय किया है फोनॉन का, एक ने दिया दूसरे ने ग्रहण किया, और ये दो मेरे पास में क्या है, k वेक्टर माइनस q वेक्टर और k डैश वेक्टर प्लस q वेक्टर संवेग के दो प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन हैं। ये दो प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन किसका निर्माण करते हैं, कूपर युग्म का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं, कूपर युग्म बनाते हैं। पर ये कूपर युग्म बनाते हैं उसके लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य जो अन्योन क्रिया होती है वो होती है कौन सी, आकर्षण अन्योन क्रिया। और ऐसे हम सामान्यतः जानते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। पर कूपर युग्म तभी बनता है जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण अन्योन क्रिया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य जो प्रतिकर्षण लगता है उसकी तुलना में क्या हो, अधिक प्रभावी हो, उसकी तुलना में अधिक प्रभावी हो, तब जाके किसका निर्माण होता है, कूपर युग्म का निर्माण। पर एक कंडीशन है, ऐसा तभी होगा जब ताप क्रांतिक ताप से क्या होगा, कम होगा। अब जैसे ही ताप क्रांतिक ताप से ज्यादा होता है तो ये उल्टा हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण अन्योन क्रिया जो प्रतिकर्षण लगता है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण अन्योन क्रिया की तुलना में ज्यादा हो जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर जो कूपर युग्म बनते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कूपर युग्म का जो जीवन काल है वो किस पर आधारित है, वो आधारित है ताप पर। अगर ताप क्रांतिक ताप से ज्यादा है तो कूपर युग्म टूट जाएंगे, और अगर ताप क्रांतिक ताप से कम है तो ही कूपर युग्म का क्या रहेगा, अस्तित्व बना रहेगा। तो कूपर युग्म का जीवन काल किस पर आधारित होता है, कूपर युग्म का जीवन काल आधारित होता है किस पर, ताप पर आधारित होता है या ताप पर आश्रित होता है। इसे क्या कहते हैं, अति चालकता का बीसीएस सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अति चालकता का बीसीएस सिद्धांत कहते हैं। थ्योरेटिकल है, छोटा क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ जाता है ये, अति चालकता का बीसीएस सिद्धांत समझाइए। लिखना प्रारंभ करो, लिखो, लिखना। बारदीन बारदीन कॉमा कूपर, बारदीन कॉमा कूपर व श्राइपर ने व श्राइपर ने व श्राइपर ने 1957 में 1957 में पदार्थों के अति चालक गुणों की व्याख्या करने के लिए पदार्थों के अति चालक गुणों की व्याख्या करने के लिए
अतिचालकता का क्वांटम सिद्धांत दिया, अतिचालकता का क्वांटम सिद्धांत दिया, जिसे अतिचालकता का बीसीएस सिद्धांत कहते हैं। जिसे अतिचालकता का बीसीएस सिद्धांत कहते हैं। जिसे अतिचालकता का बीसीएस सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत इलेक्ट्रॉन जालक इलेक्ट्रॉन अन्योन क्रिया, यह सिद्धांत इलेक्ट्रॉन जालक इलेक्ट्रॉन अन्योन क्रिया, कूपर युग्म एवं संबद्धता लंबाई पर आधारित है, एवं संबद्धता लंबाई पर आधारित है, एवं संबद्धता लंबाई पर आधारित है। अब लगाओ इसके अंदर पहली हेडिंग, इलेक्ट्रॉन जालक इलेक्ट्रॉन अन्योन क्रिया। फर्स्ट हेडिंग लगाइएगा, इलेक्ट्रॉन जालक इलेक्ट्रॉन अन्योन क्रिया, इलेक्ट्रॉन जालक इलेक्ट्रॉन अन्योन क्रिया। लिखो, जब कोई गतिशील इलेक्ट्रॉन किसी जालक के संपर्क में आता है, जब कोई गतिशील इलेक्ट्रॉन किसी जालक के संपर्क में आता है तो इस पर आकर्षण बल कार्य करता है, तो इस पर आकर्षण बल कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन जालक आयन से टक्कर करके, इलेक्ट्रॉन जालक आयन से टक्कर करके कुछ ऊर्जा स्थानांतरित कर देता है, कुछ ऊर्जा स्थानांतरित कर देता है, जिससे जालक कंपन करते हुए, जिससे जालक आयन कंपन करते हुए, जिससे जालक आयन कंपन करते हुए जालक की संरचना को विकृत कर देते हैं, जालक की संरचना को विकृत कर देते हैं, जालक की संरचना को विकृत कर देते हैं। और इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी होती है, और इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी होती है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी होती है। लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखना। जब यह विकृत जालक, जब यह विकृत जालक किसी अन्य इलेक्ट्रॉन के संपर्क में आता है, किसी अन्य इलेक्ट्रॉन के संपर्क में आता है, तो इस अवस्था में, तो इस अवस्था में, तो इस अवस्था में दूसरा इलेक्ट्रॉन जालक आयनों से अन्योन क्रिया द्वारा, तो इस अवस्था में दूसरा इलेक्ट्रॉन जालक आयनों से अन्योन क्रिया द्वारा, जालक आयनों से अन्योन क्रिया द्वारा अपनी ऊर्जा में कमी कर लेता है, अपनी ऊर्जा में कमी कर लेता है। अतः दोनों इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में कमी होना, अतः दोनों इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में कमी होना
यह दर्शाता है कि दोनों इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में कमी होना यह दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण अन्योन क्रिया हुई है। इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण अन्योन क्रिया हुई है। इस प्रकार की अन्योन क्रिया को इलेक्ट्रॉन जालक इलेक्ट्रॉन अन्योन क्रिया कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जालक इलेक्ट्रॉन अन्योन क्रिया कहते हैं। लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखना। माना के वेक्टर संवेग का इलेक्ट्रॉन स्मॉल क्यू वेक्टर संवेग के फोनोन को उत्सर्जित कर स्मॉल क्यू वेक्टर संवेग के फोनोन को उत्सर्जित कर के वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर संवेग से प्रकीर्णित हो जाता है। के वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर संवेग से प्रकीर्णित हो जाता है। के वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर संवेग से प्रकीर्णित हो जाता है तथा इस फोनोन का अवशोषण एक अन्य इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। एक अन्य इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है जिसका संवेग के डैश वेक्टर है। जिसका संवेग के डैश वेक्टर है। जिसका संवेग के डैश वेक्टर है। यह इलेक्ट्रॉन फोनोन का अवशोषण कर के डैश वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर संवेग से प्रकीर्णित हो जाता है। ये डायग्राम बना लो सामने जो है। थोड़ा जल्दी बना लेना इसे, इससे ये कूपर युग्म भी आज ही लिखवा देंगे। लिखो अब इसके नीचे के डैश वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर व के डैश वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर दोनों संवेग लिख लो। के डैश वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर व के डैश वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर संवेग वाले प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन ही कूपर युग्म का निर्माण करते हैं। अब हेडिंग लगाओ कूपर युग्म। लिखो इसके अंदर कूपर युग्म के अंदर लिखना, जब दो इलेक्ट्रॉन के मध्य फोनोन के विनिमय के कारण अन्योन क्रिया होती है।
अन्योन क्रिया होती है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण अन्योन क्रिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण अन्योन क्रिया जब सामान्य प्रतिकर्षण की तुलना में अधिक प्रभावी होती है, जब सामान्य प्रतिकर्षण की तुलना में अधिक प्रभावी होती है तो अतिचालकता का गुण प्रदर्शित होता है, तो अतिचालकता का गुण प्रदर्शित होता है, अतिचालकता का गुण प्रदर्शित होता है, तो अतिचालकता का गुण प्रदर्शित होता है, तो अतिचालकता का गुण प्रदर्शित होता है। यही बीसीएस सिद्धांत का मूल आधार है, यही बीसीएस सिद्धांत का मूल आधार है। आगे लिखो लाइन चेंज करके। जब ताप क्रांतिक ताप से कम होता है, जब ताप क्रांतिक ताप से कम होता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आकर्षण अन्योन क्रिया, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आकर्षण अन्योन क्रिया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आकर्षण क्रिया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अन्योन क्रिया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अन्योन क्रिया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अन्योन क्रिया की तुलना में अधिक प्रभावी होती है, की तुलना में अधिक है की तुलना में अधिक प्रभावी होती है, जिससे कूपर युग्म का निर्माण होता है, जिससे कूपर युग्म का निर्माण होता है, जिससे कूपर युग्म का निर्माण होता है। परंतु यदि ताप क्रांतिक ताप से अधिक हो, परंतु यदि ताप क्रांतिक ताप से अधिक हो तो कूपर युग्म टूट जाते हैं, तो कूपर युग्म टूट जाते हैं और पदार्थ सामान्य अवस्था में आ जाता है, अतः कूपर युग्म का जीवन काल ताप पर आश्रित होता है, अतः कूपर युग्म का जीवन काल ताप पर आधारित होता है सिलेक्टेड, अतः कूपर युग्म का जीवन काल ताप पर आधारित होता है। अब हेडिंग लगाओ तीसरा पॉइंट, संबद्धता लंबाई। छोटा सा ही है, 2-3 लाइन ही है। संबद्धता लंबाई लिखो इसमें, जिस दूरी तक कूपर युग्म का अस्तित्व बना रहता है, जिस दूरी तक कूपर युग्म का अस्तित्व बना रहता है, जिस दूरी तक कूपर युग्म का अस्तित्व बना रहता है उसे संबद्धता लंबाई कहते हैं, उसे संबद्धता लंबाई कहते हैं। अतिचालक अवस्था में, अतिचालक अवस्था में संबद्धता लंबाई का मान, अतिचालक अवस्था में संबद्धता लंबाई का मान 10⁻⁻6 मीटर होता है। चालक अवस्था में संबद्धता लंबाई का मान 10⁻⁻6 मीटर होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है।
जिस दूरी तक कूपर युग्म अपना अस्तित्व बना के रखेगा उसे ही संबद्धता लंबाई कहते हैं, वो होती है 10⁻⁶ मीटर। ये वेदन गहराई और संबद्धता लंबाई का अनुपात जिसे के से रिप्रेजेंट करते हैं। दो प्रकार के अतिचालक पदार्थ होते हैं, प्रारूप फर्स्ट और प्रारूप सेकंड। एक मृदु अतिचालक होते हैं और एक होते हैं कठोर, एक कोमल और एक क्या होते हैं कठोर। तो प्रारूप फर्स्ट वाले जो अतिचालक होते हैं उनके लिए इस के का मान 1/√2 से कम होता है। प्रारूप सेकंड वाले जो अतिचालक होते हैं उनके लिए इसका मान के का मान कितना 1/√2 से ज्यादा होता है। ये और लिख लेना इसके अंदर। तो आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है अतिचालकता का बीसीएस सिद्धांत समझाइए, तो उसके अंदर आपको ये तीनों पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, उतार लो इसे। आज इतना ही करेंगे, ठीक है, कल का देखते हैं। अगर नहीं गया तो मैं लाइव लूंगा, और गया तो फिर 2 ऑप्शन होंगे, रिकॉर्ड भी डाल सकते हैं और ऑफ भी हो सकता है। ठीक है, रिकॉर्ड डाल दूंगा तो सुबह ही डाल दूंगा, जब जाऊंगा यहाँ से 10, 8, 9, 10 बजे, जब भी 10, 11 बजे जब भी जाऊंगा तब डाल दूंगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, चलो अब ज़्यादा नहीं बचा। अगर रिकॉर्ड डाल दूंगा तो अपनी परसों ये यूनिट खत्म हो जाएगी, मतलब संडे को ये खत्म हो जाएगा। मंडे से इसमें लास्ट यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सेकंड यूनिट जो बची हुई है, तो संभवतः 31 तारीख है ना, ये 31वां महीना है ना, ये 31 या 2-3 फरवरी तक खींच के आराम से ये किताब आप लोगों की खत्म हो। आराम से किताब 2-3 तारीख तक समाप्त हो जाएगी। अच्छा, क्या पूछ रहे हो? ये फर्स्ट वाला सॉलिड है या सॉफ्ट है? फर्स्ट वाला सॉफ्ट है, सेकंड वाला सॉलिड है। फर्स्ट वाला कोमल, सेकंड वाला कठोर है। ठीक है, इसको अलग से लिखवा देंगे, प्रारूप फर्स्ट अतिचालक पदार्थ और प्रारूप सेकंड अतिचालक पदार्थ। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।